2 फ़ोन रखे हुए हैं, क्यों? घर वालों के लिए अलग और काम के लिए अलग? एक नॉन पीटीए। नॉन पीटीए, हाँ। ये नॉन पीटीए का क्या चक्कर है वैसे? ये तो बंद हो जाता है ना कुछ अरसे के बाद। नॉन पीटीए में सिम नहीं है और दूसरे सिम के साथ वाला है। तो फ़ोन का ये था कि नॉन पीटीए में आईफोन की प्राइसिंग कम होती है, ठीक है? तो आईफोन वो जो है वो नॉन पीटीए, दूसरा कॉल करने के लिए जो तो नॉन पीटीए जो है उसमें आपने सिम अभी नहीं डाली? नहीं, 2 मंथ्स का यूजेज का टाइम होता है और 2 मंथ्स अगर निकल जाएँ तो उसके बाद फिर ब्लॉक हो जाती है आपकी सिम। अच्छा, तो अभी क्या, अभी सिम निकालने का मूड है 2 महीने के बाद? नहीं, 2 मंथ गुजर चुके हैं, अब दूसरी में सिम यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा, सिम नहीं है। नहीं, तो ये मतलब कि जब तक सिम चेंज करते रहोगे तो ये मोबाइल सही काम करेगा। हाँ, चलो पीटीए नॉन पीटीए की तो बातें करेंगे। आपको कैसे ये मैं कहूँ कि किस तरह आपने स्टार्ट किया, NFTs और मेटावर्स और ब्लॉकचेन और NFTs, ये सारा क्या किस्सा है? अच्छा, जस्ट सिनेरियोज के आज से 1 साल पहले मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्टअप है पोर्टसी गेम्स, उसका आगाज़ किया। पोर्टसी गेम्स, PORT राइट, एंड SEA समंदर, यस, games.com। ये क्या बस कोई वेबसाइट है या कोई स्टार्टअप है? इट्स अ स्टार्टअप, ठीक है। इट्स अ स्टार्टअप दैट हैड लॉन्च्ड अ वेंचर दैट इज कॉल्ड नाइट रीजन, फर्स्ट पाकिस्तानी गेम बाय एन इंडी स्टूडियो, ठीक है। पाकिस्तान में जनरली सिनेरियो ये है कि गेम्स जो बनती हैं वो क्लोन्स बनते हैं, क्लोनिंग होती है मोबाइल फ़ोन्स की, जैसे तरह गेम्स आती हैं, टेम्पल रन आगे सब पे। सो नो स्टूडियो हैज़ एवर येट मेड अ गेम इनसाइड पाकिस्तान जो कि PC मार्केट को और VR मार्केट को टारगेट करें। तो हमारा पहला एम ये था कि हम एक गेम बनाएं फॉर द PC प्लेटफॉर्म प्लस VR प्लेटफॉर्म, जो कि हमने अभी बना ली है और हम उसकी बीटा टेस्टिंग स्टेज में हैं, ठीक है। वंस वी आर डन तो हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो उसमें साथ साथ जो एक मेजर जो चीज़ है जो बाकी गेम्स लैग करती हैं वो क्या है, वो है उसमें NFTs और क्रिप्टो की एम्बेडमेंट है। कैसे? अगर आप गेम खेलेंगे तो जनरली क्या होता है, एक यूज़र होता है, गेमर होता है, उसके पैसे लगते हैं, उसको मिलता कुछ नहीं है, ठीक है। सो जो एक ब्लॉकचेन का ट्रेंड आया उसमें ये था कि गेमिंग के साथ इसको इस तरह से एफिलिएट किया जाए कि यूज़र को भी इन रिटर्न इंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ मिले। अभी तो आप सिर्फ खर्च कर रहे हो, मेरे ख्याल में कोई कॉइन्स ले रहे हो नेक्स्ट लेवल अनलॉक करने के लिए। तो आपका क्या है उल्टा, अगर कोई लेवल आप अनलॉक कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट आपको कोई वो है, कोई क्रिप्टो मिल रही है? अच्छा, इसमें सिनेरियो कुछ ऐसा है कि जिस तरह क्रिप्टो की मार्केट चलती है एक्सचेंजेस पे, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पैसे लगाते हो, आपने $100 किसी कॉइन पे लगा दिए, उसके साल के बाद उसकी वर्थ जो है $100 से $500 पे चली जाती है, सपोज करें, ठीक है। सो यूज़र उसको विड्रॉ कर सकता है इनसाइड द गेम भी, और वो गेम के बाहर भी उसको विड्रॉ कर सकता है, जिसका फ़ायदा क्या होगा, उसको 5x प्रॉफिट गेम के अंदर किस तरह करेगा? बेसिकली गेम के अंदर जो कॉइन है वो एम्बेडेड है, लिंक्ड है किसके साथ, एक्सचेंजेस के साथ, क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ। सो जो गेम के अंदर टोकन होगा वो रियल वर्ल्ड में भी लाइक जो आपकी एक्सचेंजेस है वहाँ पे इनलिस्टेड होगा। इंटरनेशनली गेम्स बन रही हैं वर्चुअल में, VR में, क्योंकि मेटावर्स तो बसाते खुद एक बहुत नई टेक्नोलॉजी है जो कि फेसबुक ने अपना नाम भी इसके लिए बदल दिया, लेकिन अभी तो वो बहुत अर्ली स्टेज में है। तो क्या इंटरनेशनली भी गेम प्रोड्यूस होना शुरू हो गई हैं? जिस तरह आपने बताया कि आपने भी, आपकी गेम भी जो है वो बेटा टेस्टिंग फेज में, राइट? बेसिकली फ़िलहाल सिनेरियो ये है कि वर्चुअल रियलिटी गेम्स पिछले 4-5 साल से बनना स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, ठीक है। जब से ऑक्यूलस लॉन्च हुआ, ऑक्यूलस रिफ्ट, उसके बाद क्वेस्ट आ गया, क्वेस्ट 2 आ गया, तो गेम्स बन रही हैं, लेकिन उस तरह से उसकी इंटीग्रेशन नहीं हो पाई थी जिस तरह के वर्चुअल वर्ल्ड में होनी चाहिए। देयर आर सम गेम्स जो कि फ्री टू प्ले हैं, जनरली जो ज़्यादातर गेम्स है वो पेड गेम्स है। जो मेजर मसला आता है VR में वो ये आता है कि हेडसेट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जिस वजह से एक आम गेमर जो नॉर्मल गेमर होता है वो हेडसेट परचेज नहीं कर सकता। तो क्या कॉस्टिंग है वैसे आजकल? ऑक्यूलस तो लॉन्च नहीं हुआ, उनका रिफ्ट ही लॉन्च हुआ है, राइट? ऑक्यूलस बेसिकली एक ब्रांड है, ठीक है, एक एंटिटी, एक कंपनी है। हाँ। उसके जो वेरिएंट मॉडल्स लॉन्च होते हैं उसमें सबसे पहले उनका हुआ था ऑक्यूलस रिफ्ट, उसके बाद आया रिफ्ट S, अब फिर आया क्वेस्ट, अब आया क्वेस्ट जो कि क्वेस्ट 2 है, ठीक है। क्या प्राइसिंग है इनकी? प्राइसिंग इसकी अभी फिलहाल जो क्वेस्ट 2 की चल रही है वो 50 to 55,000 है इन पाकिस्तान। जनरली बाहर अगर आप देखेंगे फॉरेन कंट्रीज में तो आपको 40-45,000 तक वो मिल जाता है। आज से 5 साल पहले जो VR हेडसेट की प्राइसिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी, अराउंड 1.5 लाख और 2 लाख तक जाती थी। क्या सब्सिडाइज कर दिया इसको?
बेसिकली जब कोई चीज़ न्यू टेक्नोलॉजी में लॉन्च होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप जो मैकिंटोश था एप्पल का पहला जो कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, उसकी स्टार्टिंग प्राइसेस इतनी ज़्यादा थी, वो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई, साथ साथ उसकी प्राइसिंग कम होती गई. सो अब उनका जो फेसबुक का और जो VR एंटिटीज़ हैं जो कि प्रोडक्ट्स बना रही हैं, उनका मेजर फोकस ये है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता करें, ठीक है, और एक नॉर्मल यूज़र जो होता है उसकी प्राइसिंग रेंज तक ला सके. अगर आप देखेंगे मोबाइल फ़ोन्स की बात की जाए तो एक नॉर्मल हेडफोन जो है आपको 30-40,000 का मिलेगा. जो अब मेटावर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फेसबुक वालों का ये एम है कि हम 2023 के एंड तक हम जो मेटावर्स है उसको पब्लिक लेवल तक ला सके. उसके लिए वो अभी हेडसेट बना रहे हैं, ठीक है, जो ऑक्यूलस का हेडसेट नेक्स्ट आने वाला है मेटावर्स के लिए. तो उसकी प्राइसिंग की रेंज जो है वो अराउंड 30,000 तक का होगा, जो कि मेरे ख्याल से एक नॉर्मल पर्सन के लिए इनफ है यूज़ करने के लिए. आप जो अभी गेम बना रहे हैं तो ये PC पे भी खेली जा सकेगी, VR पे भी खेली जा सकेगी और मेटावर्स में भी खेली जा सकेगी. बट ये मेटावर्स और VR का क्या लिंक्ड है? इफ़ आई वर टू अंडरस्टैंड कि मेटावर्स और मेटावर्स के अंदर गेमिंग ये किस तरह होगी? So that's a really good question. मेटावर्स है वो एप्लीकेशन है वर्चुअल रियलिटी की. वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट आज से बहुत पहले का आ चुका हुआ है. 1990s में जो एक नॉवल लिखा गया था, ठीक है, नील स्टेफनसन के नाम का ऑथर है, अमेरिकन ऑथर, उसने लिखा था. सो उसमें भी उसने उसका जिक्र किया हुआ है. उसके बाद अगर आप देखें 2011 में रेडी प्लेयर वन की मूवी आई थी, उसमें भी उन्होंने मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी का एक कॉन्सेप्ट डिराइव किया हुआ था. जो बाद में प्रोडक्ट्स आए तो इम्प्लीमेंटेशन अभी स्टार्ट हुई है. 2016 में आई गेस अप्रैल में जो ऑक्यूलस का पहला हेडसेट था रिफ्ट, वो लॉन्च हुआ. तो आहिस्ता आहिस्ता हम उस साइड पर जा रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है. मेटावर्स बेसिकली है क्या? मेटावर्स VR इंटीग्रेशन है अलॉन्ग विद एक इंसान की सेकेंड आइडेंटिटी के तौर पे. कैसे? जनरली हम सब की बचपन से ख्वाहिश रहती है कि काश हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में जा सकें. बचपन में कार्टून्स अक्सर आते थे कि आप एक टीवी के अंदर चले गए, किसी मूवी के अंदर चले गए, आप उस वर्ल्ड के अंदर एक एग्जिस्ट कर रहे हो. सो पहले तो इस चीज़ को कैसे टारगेट किया गया? गेम्स बना के, कि आप रियल लाइफ से निकल के गेम्स में चले आते हो, गेम्स खेलते हो, आपकी एक रियल लाइफ के साथ साथ एक वर्चुअल आइडेंटिटी होती है. अब उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा रहा है, जिस तरह के एक मेटावर्स एक इंटरनेट का एक नेक्स्ट रेवोल्यूशन है, ठीक है. तो उसके लिए मेटावर्स में आपकी फिजिकल आइडेंटिटी के साथ साथ एक वर्चुअल आइडेंटिटी होगी. वर्चुअल आइडेंटिटी कैसे होगी? इंसान उसी के अंदर जो है जॉब्स कर सकेगा, इंसान उसी के अंदर जो है रहेगा, उसी के अंदर इवन आप चीज़ों को टच कर सकोगे, आप हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जा सकोगे, आप मूवीज़ देख सकोगे, आप लाइक सेशंस में, टॉक्स में, जो कि हो फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, दुबई में कॉन्सर्ट है, आप जा नहीं सकते, तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से से उस कॉन्सर्ट को अटेंड कर सकते हो. सो उसकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है. एजुकेशन के लिहाज से अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई US की यूनिवर्सिटी में जाना है, आपको यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा. तो सारी एजुकेशन जो 3D इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल एक बंदा अफ्रीका में, एक अमेरिका में, एक पाकिस्तान में, सारे एक ही प्लेस पे इकट्ठे होकर वो पढ़ सकते हैं. मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह के अगर आप जॉब्स की बात करें, सबसे जो मज़े की चीज़ है ना वो जॉब क्रिएशन है. फॉर एग्जांपल आप रियल वर्ल्ड में जॉब करने के लिए आपको फिजिकली कहीं जाना पड़ता था. अब आपकी एक जॉब है कि आप एक टूर गाइड हो, आपने मेटावर्स के अंदर एक टूर गाइड के तौर पे काम करना है और आपने टूर देना है टूरिस्ट को. एक एरिया है चाइना की, जो ग्रेट वॉल जो है, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, चाइनीज ग्रेट वॉल, इस तरह कुछ करके है, समथिंग लाइक दैट. आपने उसका टूर देना है, ठीक है, और आपको यहाँ से ट्रैवल करके चाइना नहीं जाना पड़ेगा. उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, मेटावर्स के अंदर ही आप एक टूर गाइड बनोगे और रियल टाइम में आप लोगों को वहाँ पे लेके जा सकते हो और आपको सारा कुछ वहाँ पे शो करा सकते हो. तो काइंड ऑफ आपकी ये एक जॉब बन गई. लोग आगे जाके बर्थडेज, वेडिंग सेलिब्रेशंस और सारी चीज़ें कंडक्ट करेंगे मेटावर्स के अंदर. हो सकता है आप मेटावर्स के अंदर वेडिंग प्लानर बन जाओ. तो काइंड ऑफ काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्कोप इस तरह से है कि आप जो इमेजिन कर सकते हो और आप रियल लाइफ में वो चीज़ नहीं कर सकते, तो वो आप मेटावर्स के अंदर कर सकोगे. क्या मेटावर्स में आप खाना खा सकोगे? रेस्टोरेंट्स होंगे वहाँ पे? दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन. सो मेटावर्स में फ़िलहाल जो अभी ऑक्यूलस वाले काम कर रहे हैं अपने नेक्स्ट वर्ड्स में, उसमें यह है कि आप टच सेंसर्स को इंटीग्रेट कर चुके हैं, ठीक है. दे आर करंटली वर्किंग ऑन द सेंस सेंसर, ठीक है. सेंस इस तरह से सेंस जो हमारी स्मेल करने की सेंस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. सो मोस्ट प्रॉब्ली वो भी इसमें एम्बेड कर रहे होंगे. स्मेल सेंसर के साथ उनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो टेस्ट सेंसर्स में, ठीक है. टेस्ट सेंसर्स में आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि आपकी जो भूख होगी वो ख़त्म होगी, क्योंकि डेफिनेटली उसका ताल्लुक तो फिजिकल एंटिटी से है, ठीक है. लेकिन ये है कि यू विल बी एबल टू टेस्ट द थिंग्स, ठीक है. जितनी चीज़ें आपको किसी चीज़ का जायका चखना है तो आप मेटावर्स के अंदर उसका टेस्ट कर सकते हैं. नहीं, आपको नहीं लगता कि आप फिजिकल दुनिया से अगर कट जाओ और आप
सारा दिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो VR ग्लासेस हैं वो जो इक्विपमेंट आप पहनते हो, सारी बात है आपको अगर मेटावर्स में जाना है तो आपको कुछ पहनना होगा, उसकी अपनी गॉगल्स या जो रिफ्ट है या VR की जो भी चीज़ है वो आपको पहननी होगी। डोंट यू थिंक अगर आप सारा दिन आप इतने एडिक्ट हो गए हो कि आप सारा दिन वहीं पर रहते हो, जो फिज़िकल वर्ल्ड है वो तो आप ना आपको आपका खाना टाइम पे ना आपकी एक्सरसाइज हो रही, अगर आप मेटावर्स के अंदर भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जिमिंग कर रहे हो, लेकिन फिज़िकल बॉडी का तो उस पर कुछ असर नहीं हो रहा, तो आपको लगता है कि हम कोई ऐसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं जो कि ह्यूमैनिटी के लिए ख़तरा हो सकती है? अच्छा, जब इंटरनेट आया था और मोबाइल फ़ोन्स आया था तब लोगों ने सेम क्वेश्चन अराइज किया था कि अब फैमिली रिलेशंस हैं या फिर आपने कहीं जाना होता है गैदरिंग पे, आप फिजिकली नहीं जा रहे, आप फ़ोन पे कॉल्स कर रहे हो। तो सेम सिनेरियो मेटावर्स के बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसे आ रही हैं कि आप अपनी सोशल लाइफ से रियल लाइफ जो है उससे कट ऑफ हो गए, और डेफिनेटली इसकी बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो फिजिकल इंटरेक्शन होगा लोगों से बहुत हद तक कम हो जाएगा। जिस तरह के मोबाइल फ़ोन के यूजेज में देखा जाए तो अच्छे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, इसी तरह मेटावर्स का भी है कि अगर इसको सही तरीके से यूज़ ना किया जाए तो उसका नुकसान ये हो सकता है, वन ऑफ द लाइक डिसएडवांटेजेस कि आप रियल लाइफ से कट ऑफ हो जाओगे। जो कि एक एग्जांपल मैं इसकी देता हूँ, अगर आप गेमर्स की एग्जांपल लें तो गेमर्स क्या करते हैं, उनको इतना क्रेज़ होता है कि रियल लाइफ से कट ऑफ होकर अगर एक मोबाइल गेम है या PC गेम है उसमें मतलब हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर रहे होते हैं, उनको रियल लाइफ में कुछ नहीं मिल रहा होता, लेकिन उनकी एक वर्चुअल आइडेंटिटी है, उस वर्चुअल आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए वो पूरा दिन उसमें घुसे होंगे। कमिंग बैक टू द VR क्वेश्चन है, इन VR गेम स्पेसिफिकली, सही है, तो क्या VR गेम्स VR जो मेटावर्स हैं इसमें जो भी काम हो रहे हैं ये सारे गेमिफाई होंगे, गेम की शक्ल में हो रहे हैं, हर चीज़ के लिए कोई गेम बनेगी या ये क्या होंगे? ओके, दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। बेसिकली अगर आप देखें गेम्स में 3D इन्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है, सारा कुछ 3D में होता है। अगर आप इंटरनेट पे देखें तो पहले 2D फिगर्स नज़र आती थी, तो मेटावर्स इज़ ऑल अबाउट 3D, ठीक है। आपको गेम्स पर्टिकुलरली नज़र नहीं आएंगी, लेकिन जो चीज़ नज़र आएगी आप फेस करेंगे। जिस तरह अगर आपने वर्चुअल रियलिटी फेस किया उसमें क्या होता है, हर चीज़ आपको 3D में नज़र आती है, आपने हेडसेट पहना होता है और आप राइट लेफ्ट देखते हैं, उसमें क्या होता है, आपको इमर्जन इतनी फील होती है, आपको ऐसा लगता है कि आप उस जगह पर खड़े हुए हैं। सो सारी चीज़ें जो आपको नज़र आनी हैं वो आपको 3D इन्वायरमेंट में नज़र आएंगी, 3D इन्वायरमेंट में नज़र आएंगी। लेकिन इसके लिए आपको लगता है जो कि हमारा करंट जो डेटा का और वाईफाई और इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि ये तो बहुत 3D है और एक तो है लाइव, सही है, मिलियंस ऑफ बिट्स एंड बाइट्स ऑफ डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, बैंडविड्थ उसके लिए चाहिए। तो डू यू थिंक कि जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटरनेट का, आप 4G कह लें, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी 5G तो रोल आउट नहीं हुआ, सही है, चाइना में होगा, US के कुछ हिस्सों में होगा, लेकिन डू यू थिंक जो 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसको सपोर्ट करता भी है या नहीं? जनरली जो मेटावर्स बन रहा है वो 5G और अपकमिंग 6G के लिए, ठीक है। अभी जो 4G दुनिया में चल रहा है तो बेसिक लेवल पे आप उसको मेटावर्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन जो मेटावर्स का फुल पोटेंशियल है कि आप फिजिकली कहीं मौजूद होने के बजाय आप कहीं पे आप वर्चुअली वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे सारा कुछ लाइफ टाइम डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, लाइक GBs पर सेकेंड आप हो सकते हैं मेटावर्स में जो नॉर्मल एवरेज यूजर स्पीड हो। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को 5G पे मस्ट डेवलप करना होगा। वी कैन होप कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी कुछ अपकमिंग 3-4 ईयर्स में 5G तक आ जाए, तो फिर पर्टिकुलरली अब ये कह सकते हैं कि अगर हेडसेट अवेलेबल है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तब आप उसकी यूजेज को इम्प्लीमेंटेशन को वैलिड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये काफ़ी मुश्किल है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए उसको अडॉप्ट करना। पाकिस्तान में भी 5G की बातें हो रही हैं, राइट? कहाँ तक रोल आउट हो गया, कोई आइडिया है आपको? आई जस्ट हर्ड कि इनके जो प्लान्स हैं वो ये हैं कि 2023 तक अराउंड मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर इनका लॉन्च करने का इरादा है। टेस्टिंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, आई गेस जोंग ने भी टेस्टिंग पिछले साल की है, ठीक है, तो टेस्टिंग फेजेस से निकल जो चुके हैं ये, अब इनका इरादा ये है कि ये नेक्स्ट ईयर तक रोल आउट करें। वी कैन होप फॉर द बेस्ट, लेकिन पाकिस्तान में कुछ पता नहीं होता कि एट द सडन कोई गवर्नमेंट आ जाती है, किसी कोई डिसीजन आ जाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा होल्ड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ क्रिप्टो में दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इंटीग्रेट करके उस तरफ जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में सिनेरियो क्या है, पाकिस्तान में क्रिप्टो को उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। क्रिप्टो के साथ साथ ब्लॉकचेन को नहीं दी जा रही। ब्लॉकचेन में मैं थोड़ा आता हूँ, ब्लॉकचेन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेटावर्स के लिहाज से। मेटावर्स में क्या है, पेमेंट होती है, आप किसको पेमेंट करते हैं। रियल लाइफ में तो ये ना कि एक थर्ड पार्टी वेंडर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, राइट। मेटावर्स में आपकी जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो ब्लॉकचेन के थ्रू होंगी, और ब्लॉकचेन की एग्जांपल एक है क्रिप्टो, ठीक है। ब्लॉकचेन में कैसे होंगी,
ब्लॉकचेन में होता ये है कि थर्ड पार्टी वेंडर नहीं होता. फॉर एग्जांपल मैंने आपको पेमेंट करनी है तो वो डायरेक्टली लाइक सीमलेस और स्मूथ ट्रांजैक्शन होगी, उसमें हैकिंग का कोई तरीका नहीं है, कोई उस चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकता. तो ब्लॉकचेन इंटीग्रेट उसमें हो जाएगी. साथ साथ उसमें क्रिप्टो की बात की जाए तो मेटावर्स का बहुत बड़ा कंपोनेंट क्या है वो क्रिप्टो है. जितनी आप डीलिंग करेंगे मेटावर्स के अंदर उसके साथ कोई ना कोई कॉइन एफिलिएटेड होगा. रियल लाइफ में फॉर एग्जांपल आप ट्रांजैक्शन करते हैं डॉलर्स में कर ली, पाकिस्तानी रुपये में चलती है, तो मेटावर्स में जो चीज़ें चलेंगी, आपके ट्रांजैक्शन चलेंगी, वो कैसे चलेंगी, वो आपकी चलेंगी कॉइन्स की बेसिस में. आप कॉइन्स तक कैसे पहुंचेंगे, आपको करना ये होगा कि आपके साथ वॉलेट अटैच होगा. रियल लाइफ में आपके पास जो पैसे हैं फॉर एग्जांपल रुपये में हैं या डॉलर में है, आप उन पैसों को सेंड करेंगे अपने वॉलेट में, डिजिटल वॉलेट जो आपका मेटावर्स के साथ रिलेटेड होगा. देन आप उस डॉलर से वॉलेट से डॉलर्स को कन्वर्ट करेंगे रेलिवेंट कॉइन में. फॉर एग्जांपल एक बिटकॉइन है, कहीं भी कोई वेंडर है जो कि बिटकॉइन एक्सेप्ट करता है, कोई है इथेरियम एक्सेप्ट करता है. तो करना ये होगा कि हर एक वेंडर होगा वो जो रेलिवेंट करेंसी होगी उसमें कन्वर्ट करके वहाँ से उसकी ब्लॉकचेन के थ्रू पेमेंट हो जाएगी. लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो मेटा का है, जो मेटावर्स है, वो तो फेसबुक का एक प्रोजेक्ट कह लो. तो इसमें तो फेसबुक की ही करेंसी यूज़ होगी जो कि क्रिप्टो थी, या नहीं ये बाकी इथेरियम, रिपल, इथेरियम, बिटकॉइन ये भी यूज़ होंगे? अच्छा, मेटावर्स जो फेसबुक ने डेवलप की है वो अपने लिए नहीं किया, वो उन्होंने सारे लाइक दुनिया के लिए किया है. किस तरह से, जैसे कि उसमें फेसबुक के वेंचर में ऑलमोस्ट 150+ कंपनीज अभी से ही एफिलिएटेड हो चुकी हैं. वो क्यों हुई हैं? क्योंकि फेसबुक का जो मेटावर्स है तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक वो पूरी दुनिया को अपने साथ एफिलिएट लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है. ऑल्दो उसकी ऑनरशिप फेसबुक के पास है, मेटावर्स उनका रजिस्टर्ड टर्म हो गई है और ऑब्वियसली मेटा उनकी कंपनी का नाम चेंज हो गया. लेकिन जो कॉइन्स वगैरह ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होंगे, हो सकता है फेसबुक अपना कोई ऑफिशियल कॉइन दे दे, ठीक है. लेकिन मैं एग्जांपल इसकी देता हूँ, दुनिया में आपकी डिफरेंट करेंसीज यूज़ हो रही हैं, इसी तरह वहाँ पे भी आपकी अपनी करेंसीज हो सकती हैं. इवन मैं ये कहूँ कि अगर मैं अपनी करेंसी अपनी लाना चाहता हूँ तो ब्लॉकचेन के थ्रू ला सकता हूँ. मेरे पे कोई पाबंदी नहीं है कि जैसा कंट्रीज़ में होता है कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी है, ठीक है. तो वहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी वेंडर या मैं और या आप अपना ब्लॉकचेन एम्बेड करके वहाँ अपनी करेंसी लॉन्च कर सकते हैं. नहीं, अगर मैं ये समझना चाहूँ ना कि जो अभी आपने 150 ऑर्गेनाइजेशन का बोला कि ये ऑलरेडी एफिलिएट हो गई हैं, सही है, मैं वो क्या कर रही हैं? व्हाट आर दे डूइंग, व्हाई दे आर एफिलिएटेड विद मेटा? ओके, मेटावर्स का स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए डिफरेंट डोमेन्स हैं. फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक है क्लाउड वाली साइड. क्लाउड वाली साइड पे कौन डील करते हैं? फॉर एग्जांपल एज्योर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, या ठीक है अमेजोन का हो गया. ये किस पे काम कर रही है? बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे. फॉर एग्जांपल एक है कि प्रोडक्ट बनेगा किस पे मेटावर्स का, ठीक है. उसमें आ जाता है यूनिटी, यू माइट हैव हर्ड ऑफ इट, अनरियल इंजन, ठीक है, जिस पे एप्लीकेशन बन रही है. और एक चीज़ होगी जो कि प्लेटफॉर्म होंगे जिनके थ्रू लोग उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे या चीज़ परचेज करेंगे. हो सकता है अमेजोन, जिस तरह लाइक अमेजोन है, या इस तरह 2-3 चीज़ें हैं, लाइक 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर काम कर रही हैं कि हम किस तरह से इसको प्रमोट कर सकते हैं. इसके साथ साथ सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा कि मेटावर्स को किस तरह से एडवर्टाइज़ किया जाए या किस तरह से लोगों को उसकी तरफ एफिलिएट किया जाए. मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल नवीडिया होगी या ग्राफिक्स की जो या हार्डवेयर की जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उन चीज़ों को भी मेक श्योर करना होगा कि हम टेक में उस साइट पे लेके जा सके कि हमारा हार्डवेयर सपोर्ट उसके साथ अवेलेबल हो. नवीडिया ऑलरेडी मेटावर्स के एफिलिएट हो चुकी है. सो काइंड ऑफ करते करते हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट फील्ड से वो आके लिंक हो रही है. फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना प्रोडक्ट बनाती है तो उसको क्लाउड के साथ साथ उसकी एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ उसके रेवेन्यू जनरेशन का भी तरीका चाहिए होगा. ब्लॉकचेन भी एम्बेड कर दी. इसके अलावा उसका UI UX को इंटरेक्शन को स्मूथ करना होगा कि प्लेयर जो या यूज़र है वो किस तरह से इंटरेक्ट कर सकता है. सो ये सारी की सारी जब चीज़ें अमेंड होंगी या साथ साथ जुड़ेंगी तो उसमें क्या होगा कि हर एक फील्ड से ऑर्गेनाइजेशन क्या होती जा रही है, उस फील्ड की मेटावर्स के साथ काइंड ऑफ एफिलिएट हो रही है. जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो है, इसका मेन यूज़ आपको लगता है मेटावर्स के अंदर होगा या हमारी फिजिकल दुनिया में भी होगा? क्योंकि सारे लोग जो हैं वो फिर वर्चुअल रियलिटी की तरफ जा रहे हैं, सही है, हर बंदा वहीं पर उसको यूज़ कर रहा है. तो आपको नहीं लगता कि फिजिकल वर्ल्ड में वो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट डाइल्यूट हो जाएगा? शायद लोग फिजिकल वर्ल्ड में फिर ब्लॉकचेन और क्रिप्टोस को इतना यूज़ ना करें वर्सेस जितना कि मेटावर्स के अंदर यूज़ हो रहा है. अच्छा, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन तो ऑलरेडी रियल वर्ल्ड में यूज़ हो रही है, लेकिन सही से वो इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो पाई क्योंकि गवर्नमेंट ने तो इसको सही तरीके से रेगुलेट नहीं किया हुआ ना. अभी भी अगर आप देखें ना, किसी मुल्क की भी कोई भी क्रिप्टो उठा के देख लें, वो उनकी करेंसी नहीं है, या अभी भी बहुत सारे बैक एंड सिस्टम जो है ब्लॉकचेन पर नहीं चल रहे. सही है, बातें हो रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस काम भी कर रही हैं, लेकिन किसी स्टेट ने, किसी गवर्नमेंट ने उसको
रिकॉग्नाइज नहीं किया। अच्छा, आपको इसका रीज़न पता है कि क्यों नहीं किया? जिस तरह आपने बताया कि डिसेंट्रलाइज है, सही है, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, उनको लगता है कि उनके हाथ से कंट्रोल चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर कंट्रोल की बात है तो कोई भी हुकूमत, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपना कंट्रोल तो जाने नहीं देगी। तो फिर तो ये हो गई ये वाली बात कि वो तो कभी भी फिर रेगुलेट इस तरीके से नहीं हो सकती कि कोई गवर्नमेंट उसको अपने स्टेट का हिस्सा बना दे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान की बात नहीं, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि फॉर एग्जाम्पल हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम है, हमारी जो करेंसी है उस पर ये चीज़ अफेक्ट करे। बाहर से कोई हम ट्रांजैक्शन करके बैंकिंग के थ्रू पाकिस्तान में कुछ लाते हैं, उस पर टैक्सेस कटते हैं, ठीक है। अब क्रिप्टो में क्या है, आपस में ट्रांजैक्शन हो रही है, गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं, गवर्नमेंट को ना कोई शेयर चाह रहा है, ना गवर्नमेंट को उसको कोई फ़ायदा हो रहा है। या तो गवर्नमेंट ये करे ना कि उसको ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर कर दे, तब जाकर उसको कोई फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ ये होता है कि बैंकिंग सिस्टम में आपके जो टैक्सेस जाते हैं या जनरली ट्रांजैक्शन करते हैं, सेल्स टैक्स करता है हर चीज़ से, तो वो क्या होता है, वो नहीं गवर्नमेंट कलेक्ट कर पाएगी। तो इस वजह से, डर की वजह से जो है गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं करती। अगर एक तजवीज़ थी जो गवर्नमेंट में पिछले साल के एंड पे एक हमारे मिनिस्टर ने दी थी, वो ये था कि अगर हम ब्लॉकचेन को इम्बेड करें, क्रिप्टो को ले आते हैं लेकिन उस पर टैक्सेशन या प्रॉपर रेगुलेशन मैकेनिज्म के थ्रू लाएंगे, तो उसके थ्रू क्या हो सकता है, अगर गवर्नमेंट से तरफ जाती हैं तो क्रिप्टो पे भी टैक्स कटेगा। आप कोई पेमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो उसके थ्रू आपके टैक्सेस कट रहे होंगे। नहीं, जिस तरह बाहर की दुनिया में एक्सचेंजेस हैं, प्रॉपर क्रिप्टोज जो हैं वो ट्रेड हो रही हैं, लोग ले रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, प्रॉपर एक मार्केट बनी हुई है और गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर टैक्स काट रही है। अगर आप इवन जो है कोई भी क्रिप्टो उठा के देख लो ना, आप उसमें डील कर रहे हो ना, तो यू आर पेइंग प्रॉपर टैक्सेस। लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना बड़ा ज़रूरी है। जब तक नहीं होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो गवर्नमेंट किस तरह टैक्स करेगी कि लोग जो हैं डील कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में तो अगर आप क्रिप्टोज़ की बात करें ना, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो कैश में डीलिंग कर रहे होते हैं। अगर मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, 2-3 वेबसाइट्स हैं जो कि मैंने देखी हैं, फॉरम टाइप है, जहाँ पे आपके ये क्रिप्टो सेल करने वाले और लेने वाले लोग होते हैं। फॉरम टाइप होता है। अगर आपको मिसाल के तौर पर आधा बिटकॉइन चाहिए या एक चाहिए, तो व्हाट यू हैव टू डू, या तो अगर बड़ी ट्रांजैक्शन करनी है तो उस बंदे से जाकर 1-on-1 मुलाकात कर लो और वहाँ पर जो है उसको पैसे ट्रांसफ़र करके उसी वक्त अपना क्रिप्टो ले लो अपने वॉलेट में। या अगर छोटी मोटी ट्रांजैक्शन है क्रिप्टो की, तो आप उसको बैंकिंग चैनल पे भिजवा दो, वो आपके वॉलेट में जो है वो क्रिप्टो डाल देगा। तो राइट नाउ द सिस्टम दैट इज़ देयर, उसमें कोई हुकूमत का अमल दखल नहीं है, बल्कि हुकूमत को शायद ही पता हो इस चीज़ के बारे में कि यार लोग कर रहे हैं। सही है, पाकिस्तान में बड़ी एक्सचेंजेस नहीं है, कॉइन बेस या जो बाइनांस तो मैंने सुनने में आया कि है, बाइनांस तो है एग्जिस्ट करते। में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने जो ऐड की, अगर कोई गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर देती है, फिर तो आप प्रॉपर क्या करोगे, आप अपने कार्ड के थ्रू पेमेंट करोगे। हाँ। और हो जाएगी। अभी क्या होते हैं पेयर टू पी ट्रेडिंग होती है, उसमें क्या होता है, आप डायरेक्टली जो है कार्ड के थ्रू पेमेंट नहीं करेंगे ये कि आप कुछ सेलर्स होंगे उस बाइनांस पे, कुछ क्या होंगे बायर्स होंगे। आप ये करेंगे, सेलर को कांटेक्ट करेंगे, सेलर आपके अकाउंट में पैसे रिलीज़ करेगा, आप मैनुअली जो पैसे हैं क्या करेंगे, उसके बैंक अकाउंट में सेंड कर देंगे। तो बैंक अकाउंट में अगर डायरेक्टली सेंड करेंगे ना, तो गवर्नमेंट को तो नहीं पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसे ट्रांसफर करता हूँ, गवर्नमेंट चीज़ क्या है, तो गवर्नमेंट को तो नहीं पता। एग्जैक्टली। तो इस तरह से ये एक बाइनांस का जो है, मुझे बाकी प्लेटफॉर्म का नहीं पता, लेकिन बाइनांस पे ट्रेडिंग करता रहूँ, तो बाइनांस पे ये होता है कि गवर्नमेंट को कोई इंटरफेस का पता ही नहीं चलता। या तो अगर बाहरी कंट्रीज़ में क्या होता है, आपको पीयर टू पीयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप क्या करते हो, डायरेक्टली अपने कार्ड के थ्रू पेमेंट करोगे, कार्ड के थ्रू चली जाएगी, तो उस पर फिर टैक्सेस भी आते हैं, गवर्नमेंट में रेगुलेट नहीं किया। जिस तरह फेसबुक जब स्टार्ट में लॉन्च हुआ था ना, जबकि बहुत अर्ली स्टेजेस थे, राइट, तो उस वक्त उनका गोल था लोगों को कनेक्ट करवाना। उस वक्त उनका मोनेटाइजेशन कोई स्कीम नहीं बना था, राइट। विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑडियंस बढ़ती गई, वो अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर से बेहतरीन बनाते गए। नाउ दे फेसबुक का जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू है वो एड्स से आता है, राइट। बाकी तो उनकी सर्विसेज वैसे भी फ्री है, वो तो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं आप पे। मेटावर्स में क्या होगा, हाउ द बिग कंपनीज, जिस तरह आपने 150 कंपनीज बताई, या जिस तरह फेसबुक का कह लो, फेसबुक, व्हाई इज फेसबुक डूइंग दैट, किस तरह वो इससे, आपको क्या लगता है व्हाट विल बी द मैकेनिज्म? अगेन वही एड्स शो हो रहे होंगे आपको, अंदर बिल बोर्ड्स होंगे, या कोई और भी इसके पीछे साइंस है पैसा बनाने की फेसबुक की? अच्छा, जो फेसबुक है वो तो डेफिनेटली ओनर्स हैं, तो उनको तो जाएगा ही जाएगा शेयर। फॉर एग्जांपल अगर आप हो सकते हैं ब्लॉकचेन पे, हो सकता है आप ट्रांजैक्शन करें तो बीच में कट चला जाए, या फिर कोई
उस पर मेटावर्स पे रजिस्टर करता है तो रजिस्ट्रेशन फ़ी हो, तो हर लिहाज से उनको तो जा ही जा रहा है। कोई आम बंदे के लिए, थर्ड पार्टी वेंडर के लिए कैसे फ़ायदा हो सकता है? फॉर एग्जांपल पहले आप क्या करते थे, एडवर्टाइजमेंट टीवी पे शो करा सकते थे, अब 3D में आप एडवर्टाइजमेंट शो करा रहे हैं एक वर्चुअल वर्ल्ड में, ठीक है। तो टीवी पे ये होता था कि स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए था, पाकिस्तान में बैठे हो तो पाकिस्तान की ऑडियंस देख रही है, तो उसमें ये नहीं, कंट्री वाइज चीज़ें नहीं चलेंगी। जो अच्छी बात भी है और काइंड ऑफ ये है कि एक जेनेरिक एक एरिया बन जाएगा जिसमें आपकी जो आइडेंटिटी होगी कंट्री बेसिस पे नहीं होगी, इंस्टेड आपकी जो पर्सनल अवतार है या पर्सनल आपकी बिलोंगिंग्स है उसकी मतलब आप जाने जाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल मीडिया पे बात करते हैं, आपकी एक आइडेंटिटी बनी हुई है, तो आपकी आइडेंटिटी को लोग फॉलो कर रहे हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में आपको उसी तरह लोग फॉलो करेंगे, आपकी एक आइडेंटिटी होगी रियल लाइफ से जिसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। अभी क्या है, हम लोग जब डिप्रेस होते हैं या कोई रियल वर्ल्ड से भागना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, फ़ोन यूज़ कर ली, मूवीज़ यूज़ कर ली, ठीक है, नेटफ्लिक्स यूज़ कर लिया, दैट्स इट। तब क्या होगा, तब होगा ये कि रियल लाइफ से लोग तंग आए हुए हैं, लोग रियल लाइफ में रहने को प्रायोरिटाइज ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें वर्चुअल वर्ल्ड में इंटरटेनमेंट मिल रही है, जॉब्स मिल रही हैं, इंजॉय कर रहे हैं। उनको क्या चाहिए रियल लाइफ में? तो उनको डिप्रेशन ही मिल रहा है। आजकल की हमारी यूथ में क्या है, मोबाइल फ़ोन्स के बाद या इन चीज़ों के बाद से काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा ना एक मेंटल टॉर्चर या मेंटल डिप्रेशन आना शुरू हो चुका है। तो आपको लगता है कि जो आइडियल कंज्यूमर है मेटावर्स का या यूज़र है जो कि इसको यूज़ करेगा वो है जिसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है या जो कि डिप्रेस है या जिसको फिजिकल वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? कौन है आइडियल कस्टमर मेटा का? अच्छा, आइडियल जो यूज़र है ना वो नॉर्मल ऑडियंस है, लेकिन जो जिस चीज़ का गलत इस्तेमाल हो सकता है वो लोग हो सकते हैं जिनकी रियल लाइफ में कोई आइडेंटिटी नहीं है, रियल लाइफ में कुछ कर नहीं पाते, तो उनके लिए एक बिगर अपॉर्चुनिटी पॉजिटिविटी के लिहाज से भी है कि वो कुछ अपना कर सकते हैं। लेकिन एक नेगेटिविटी ये है कि वो रियल लाइफ में रहना प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें हर चीज़ वर्चुअल वर्ल्ड में मिल रही है, ठीक है। वो वर्चुअल वर्ल्ड में उनका अवतार है, वर्चुअल वर्ल्ड में वो जॉब्स कर सकते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में वो जो मर्जी चाहें वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक फिक्शन में आपके कोई लाइक थॉट है, कोई इमेजिनेशन है, मैं ये करना चाहूँ, मैं स्पाइडरमैन बनना चाहता हूँ, मैं उसका एवेटार खरीद के NFT खरीद के NFT ही खरीदेंगे, वो मेरी ओनरशिप हो गया, अब मैं उड़ भी सकता हूँ। अब मैं अगर सुपरमैन मुझे बनना है तो मैं वो भी बन सकता हूँ, राइट? आप बहुत लोगों की फैंटेसी होती है वो इनविजिबल होना चाहते हैं, हाँ। रियल लाइफ में आप नहीं हो सकते, राइट? ह्यूमंस के लिए वो पॉसिबल नहीं है। आप हो सकते हैं वहाँ इनविजिबल हो जाएं, लोग आपको ना देख सकें, आप उनको देख सकते हैं। आपकी कोई फेवरेट मूवी है, ठीक है, इसका कोई अवतार या कोई उसका सुपर हीरो आपको पसंद है, हो सकता है आप वो परचेज कर सकें। NFT की जो मज़े की बात है वो ये है कि NFTs आप परचेज कर सकते हो, जिसकी आप NFT कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन को है, ठीक है, जिसकी आपकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, और आपकी उसकी ओनरशिप होती है। आप उसको चाहो तो बेच भी सकते हो। मैंने एक पेंटिंग खरीदी, वो मेरी है रियल लाइफ में, लेकिन हो सकता है उस जैसी 1000 पेंटिंग्स पड़ी हों, ठीक है। मेटावर्स में या NFTs के कॉन्सेप्ट में ये नहीं होता। कोई एक यूनिक चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वो सिर्फ आपकी मलकियत है, आपके अलावा वो चीज़ किसी और के पास नहीं होगी। दैट मेक्स इट परफेक्ट कि अगर आप उसको बेचते हो बाद में, हो सकता है आपने $100 से खरीदी है, 5 साल बाद वो $1000 पे भी जा सकती है। ये जो अभी NFTs बिक रही हैं, ट्रेड हो रही हैं, लोग कर रहे हैं, तो अभी इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है? अच्छा, अभी क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि जाहिर बात है वो मेटावर्स के अंदर यूज़ होंगी। जिसको स्पाइडरमैन बनना है उसने उसकी NFT ले ली है, जिसको जो आयरन मैन बनना है उसने आयरन मैन की NFT ले ली है, फॉर एग्जांपल। तो अभी जो NFTs ट्रेड हो रही हैं और लोग पता नहीं कितने की बेच रहे हैं, बहुत हेफ्टी अमाउंट की बेच रहे हैं, तो अभी जो NFTs ट्रेड हो रही हैं, लोग बना के बेच रहे हैं, तो उसका अभी कोई फ़ायदा नहीं है? अच्छा, अब ये है कि अभी NFTs आ चुके हैं, मेटावर्स के इंटीग्रेशन के बाद से बहुत ज़्यादा लोग उस चीज़ पे जाना चाह रहे हैं। लेकिन जनरली इस वक्त मसला ये है ना कि NFTs एक कॉमन यूज़र नहीं खरीदता। NFT कौन खरीदते हैं? कोई इन्फ्लुएंसर है अपना शो ऑफ करने के लिए, या कोई लाइक मिलियनेयर है, उसने लगाना है पैसा, हाँ। खरीद लेगा। एक नॉर्मल पर्सन क्यों नहीं खरीदता? उनको रियल लाइफ में उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। NFTs के तब तक सही से इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी जब तक उनको रियल लाइफ में या फिर एक पर्सन की लाइफ में उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जब मेटावर्स आएगा और आपको कोई उस चीज़ के साथ फ़ायदा होगा NFT से, तब लोग खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल मैं रियल लाइफ में क्यों कोई चीज़ ख़रीदता हूँ, मैंने कोई कपड़े ख़रीदने हैं किसी ओकेजन के लिए, क्यों ख़रीद रहा हूँ? क्योंकि मुझे उसका कोई फ़ायदा हो रहा है। अभी पेंटिंग है कोई, ठीक है, आपकी पिक्चर बनी हुई है, उसका अवतार का कोई फ़ायदा नहीं है रियल लाइफ में, ना वो लोग देख सकते हैं, ना आप उसको कहीं यूटिलाइज़ कर सकते हो। मेटावर्स में जब आप जाएंगे तो आपके पास जो NFTs पड़े होंगे आप उनको यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक अवतार पहना हुआ है, ठीक है, आपने अपनी बियर्ड कर ली, आपने अपनी हाइट बड़ी कर ली, आप इनविजिबल हो गए हो, आपने कोई एक पैलेस ख़रीद ली है। जब लोग आएंगे, लोग उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो आपको भी उसकी सेटिस्फेक्शन होगी कि आई हैव गॉट समथिंग जिसका
लोगों की ज़िंदगी में और मेरी लाइफ में अफेक्ट पड़ रहा है। तो उसके बाद से ये मेटावर्स का अभी जो आपने बताया कि जो लोग खरीद रहे हैं NFTs, दे ईदर हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी या दे ऑलरेडी नो कि उनको इसको कहाँ यूज़ करना है, राइट? तो जितने भी लोग ख़रीद रहे हैं वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ख़रीद रहे हैं कि मैं इनको मेटावर्स में यूज़ करूँगा, या जस्ट एज एन इन्वेस्टमेंट अभी का कंज्यूमर उसको बाय कर रहा है कि मैं अभी $1 लाख की ख़रीदूँगा, कल को इसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो मैं इसको $2 लाख में बता दूँगा। राइट नाउ व्हाट इज़ द माइंड सेट ऑफ दोज मिलियनेयर्स या अमीर लोगों का जो NFTs ले रहे हैं? अच्छा, जनरली जो आवाम का पर्सपेक्टिव से बात कर लेता हूँ, लोग पता क्या कर रहे हैं, लोग गलती क्या कर रहे हैं, हर बंदा कह रहा है मैं अपना NFT बना के एक पेंटिंग बनाई मैं लगा देता हूँ NFT, और फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। फिर वो आवाम डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, कह रहे हैं कि फ़ायदा नहीं है, मैंने ले भी लिया, बना भी दिया, कोई ख़रीद ही नहीं रहा। NFT अभी जो ख़रीदे जा रहे हैं ना, वो लकीली कुछ मिलियनर्स हैं, मतलब शुगल के लिए उन्हें ख़रीद लिया या कोई ऐसी चीज़ उठा ली जो कि उनको लगता है कि यार मैं लोगों को शो ऑफ कर सकता हूँ। मेन मकसद इस वक्त लोगों की मेंटालिटी है। जो NFT की सही से इंटीग्रेशन होगी वो उसके बाद होगी मेटावर्स के बाद से। तो अभी जो लोग NFTs की तरफ जा रहे हैं, तो मैं उनको, या जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं इस तरफ आने का, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने NFTs वाले साइट पे आना है तो रादर क्रिएट समथिंग जो कि किसी इंसान की लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकती है। अब मैं गेम्स की बात करता हूँ, गेम्स में NFT कैसे आ सकती है। जो हमारी गेम है नाइट रीजन, ठीक है, नाइट्स रीजन, जिसके मैंने स्टार्टिंग में बात की, नाइट रीजन्स, वजूहात, हाँ, नाइट्स, जो नाइट्स होते हैं लाइक नाइट्स KNIGHTS, नाइट्स रीजन, ठीक है, रीजन मतलब वजह, REASON, नाइट्स राइजन। उस गेम की बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ी बता लेता हूँ क्योंकि थोड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। गेम्स में जनरली होता क्या है, गेम्स में क्या होता है आजकल, कॉम्पिटिटिव गेम्स जो होती हैं उसमें क्या होता है, फाइटिंग होगी, शूटिंग होगी, दैट्स इट। आपस में दो टीम है, कॉल ऑफ ड्यूटी होगी, CSGO हो गई, वैलोरेंट हो गई, आजकल जो जनरल गेम्स हैं उसमें आप शूटिंग कर रहे हो, दो टीम्स हैं, एक टीम हारी एक जीत गई। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ कि हम एक कॉम्पिटिटिव गेम बना रहे हैं जिसमें हॉरर का एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। वो कैसे इन्वॉल्व है कि एक टीम मॉन्स्टर बनेगी, दूसरी टीम क्या बनेगी, लाइक एस्केपर्स बनेगी। मॉन्स्टर का काम होगा आपको हंट डाउन करना, एक आपको एक लाइक डेड आइलैंड पे भेज दिया गया है एस्केपर्स को, एस्केपर्स ने उस एरिया को एस्केप करना है और मॉन्स्टर्स ने क्या करना है, उनको हंट करना है। पहले राउंड में आप उनको हंट करेंगे और दूसरे राउंड में आप जो लाइक इंटरचेंज हो जाएंगे साइड्स। तो इसमें ये होगा कि आप NFT की बात करें, NFT किस तरह इंटीग्रेट हो सकेंगे। हो सकता है कि आपको एक अवतार मिल जाए जिसमें आप उड़ सकते हो, ठीक है। अब आपको फ़ायदा कैसे हो रहा है कि आप नॉर्मल बंदे जब उसमें खेल रहे होंगे तो वो मॉन्स्टर से पकड़े जाए, कैसे पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो नॉर्मली भागी जा रहे हैं और हो सकता है उन पर एडवांटेज नहीं है। एक बंदा NFT लेके खेल रहा है, उसको उसका फ़ायदा हो रहा है। कहाँ फ़ायदा हो रहा है उसको, उसका फ़ायदा गेम में हो रहा है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से पॉसिबल हुई क्योंकि अगर उसका कोई फ़ायदा ना होता, जैसे पिक्चर होती या एक अवतार होता, तो वो ये कहीं यूज़ नहीं कर रहा था या यूटिलाइज़ नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो उसको यूटिलाइज़ कर रहा है एक गेम के अंदर। सो सिमिलरली गेम्स में अगर आपको NFTs कोई बेनिफिट दे रहे हैं या उसको कोई आपको फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट लाजमी नहीं है कि आपको गेम प्ले के लिहाज से बेनिफिट हो। बहुत से लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल एवटार्स खरीदते हैं या लाइक स्किन्स होती हैं, ठीक है, PUBG में स्किन्स लोग होते हैं या ड्रेसेस खरीद रहे होते हैं। वो क्या होता है, उसका गेम में खेलने में फ़ायदा नहीं है लेकिन आपकी अपीयरेंस में फ़ायदा हो रहा है। तो काइंड ऑफ कोई ऐसी चीज़ जिसका आपको गेम के अंदर फ़ायदा हो रहा है, तो NFTs की कन्वर्जन भी हो सकती है। और आप क्या कर सकते हो सकता है आपने $100 का एक NFT ख़रीदा गेम का, आज को गेम इतनी हिट नहीं है, 5 साल बाद वो गेम हिट हो जाती है और गेम के जो $100 की प्राइसिंग वो थाउजेंड्स में चली जाती है। तो वो उस बंदे को वो बंदा उसको बेच सकता है NFT को। NFT कैसे बेचेगा, ब्लॉकचेन के थ्रू ही वो सारा कुछ इम्पॉसिबल हो पाएगा। ब्लॉकचेन नहीं होगी तो वो पे ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पाएगी। अच्छा, NFT में ये है कि ये यूनिक होता है हर एक NFT। मिसाल के तौर पर जिस तरह आपने कहा ना, कोई एवेटार, तो अगर मिसाल के तौर पर कोई ख़ास पेंटिंग है तो उसकी मतलब फिर कॉपीज़ नहीं होंगी, एक ओरिजिनल होगी। नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, अगर कोई पेंटिंग है सही है, बहुत चल जाती है तो उसको वो बार बार पेंट करते हैं, बनाते हैं। या अगर कोई प्रिंटेड पेंटिंग है सही है, तो वो प्रिंट होके बार बार बेची जा रही होती है। तो जो आप बता रहे हैं ये एक ही होगी, यूनिक होगी, और अगर किसी को वो पसंद है तो वही लेगा। बिल्कुल। हम नॉर्मली करते ही है ना कि पेंटिंग से, मिसाल के तौर पर मुझे मर्सिडीज गाड़ी पसंद है या होंडा पसंद है, सही है, आपने उसका लेटेस्ट 2022 वाला मॉडल की NFT ले ली और फिर आप NFT को मेटावर्स में यूज़ करते हुए ना क्या करते हो, उस गाड़ी को चलाते हो जो जिसकी आपने NFT ली है। तो इसका ये मतलब है कि वो वाली गाड़ी तो फिर सिर्फ आप ही चला सकते हो, कोई और नहीं चला सकता।
अच्छा, ये जो यूनिक होने वाला फीचर है ना, ये मेटावर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कैसे? एनएफटीज के लिहाज से जनरली हो सकता है 10 गाड़ियाँ हैं सेम आप वाली हैं, आपके पास यूनिक आइडेंटिटी नहीं है। हो सकता है कि वो हज़ारों बंदों के पास वो सेम गाड़ियाँ हो, ठीक है। इसी तरह होता है एनएफटी में हर एक एनएफटी के साथ एक यूनिक एड्रेस एफिलिएटेड होता है, उसकी कॉपीज आप नहीं जनरेट कर सकते। एक बंदा ने फॉर एग्जांपल एक कलर चेंज करके तो कर सकते हो। अगर मेरे पास एक गाड़ी का मॉडल है वाइट और मैं उसमें ब्लैक कलर लेना चाहूँ, तो आया ये डिफरेंट एनएफटी कंसिडर होगा? कर सकेंगे इस तरह गाड़ी का कलर चेंज करके मैंने दूसरी एनएफटी बना दी? इसकी आसान एग्जांपल पता है क्या? एक आपके पॉडकास्ट का नाम है बैक टू बेसिक्स, ठीक है। हाँ। इसमें हो सकता है 2 की जगह 3 लिख दे, या कोई हो सकता है कि बेसिक या कोई और वर्ड से निकाल दे। इस तरह हो सकता है, वेरिएशंस हो सकती है, वेरिएशन हो सकती है, लेकिन उस स्पेसिफिक आइडेंटिटी को आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो कॉपीराइट वाला सिनेरियो आ जाता है कि क्योंकि ऑलरेडी उस एड्रेस पे वो चीज़ बनी पड़ी है, अब वो चीज़ डुप्लीकेट करोगे तो आप वायलेशन करोगे, वायलेशन के साथ ऑब्वियसली। और अगर डुप्लीकेशन होगी तो रोकने वाला कौन है? ब्लॉकचेन का जो प्लेटफॉर्म है वो इसको रोकने से मना कर रहा है। हर एक चीज़ के साथ ना उसके साथ एक बैकएंड पे ना एड्रेस एफिलिएटेड होगा। अगर उस चीज़ की डुप्लीकेशन होगी तो वो ब्लॉकचेन ऑलरेडी ना नॉर्मली इस एड्रेस को क्या बोलते हैं, जो कि हर एक एनएफटी की यूनिकनेस को रिप्रेजेंट यूनिक आईडीज वगैरह होती हैं, एग्जैक्टली। तो उसमें ये है कि अगर आप उसकी डुप्लीकेशन करोगे, मैकेनिज्म इस तरह से बना हुआ है कि उसकी यूनिक आइडेंटिटी बनी है, अगर वो डुप्लीकेट हो ही नहीं सकती। अगर डुप्लीकेशन होगी तो वो ब्लॉकचेन के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाएगी और उसको अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी के थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा। और एनएफटी का सारा प्लेटफॉर्म जो ब्लॉकचेन पर रिलाई करता है, ब्लॉकचेन है जो कि इसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है। जितना भी पेमेंट गेटवे है मेटावर्स के ऊपर, लाइक इंक्लूडिंग एनएफटीज या नॉर्मल ट्रांजैक्शन भी, वो सारा का सारा ब्लॉकचेन ही हैंडल कर रहा है, ठीक है। क्यों? आपको ऑलरेडी मैं बता चुका, उसकी वजह ये है कि वो लाइक थर्ड कोई उसको ओन नहीं करता, डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। तो उस वजह से हाँ, यही वजह है। क्योंकि अगर आप थर्ड पार्टी वेंडर को करेंगे तो हमारे आजकल साइबर सिक्योरिटी में सबसे बड़ा इशू क्या है? हैकिंग, ठीक है। आप किसी की भी लाइक पीसी में घुस सकते हो, कुछ भी डेटा एक्सेस कर सकते हो। डिसेंट्रलाइज होने की वजह से ये है कि लाइक 1-to-1 सिनेरियो है, ठीक है। मैं कोई चीज़ ट्रांसफ़र करता हूँ, मैंने क्रिप्टो में कोई चीज़ आपको ट्रांसफ़र करनी है, तो मैं डायरेक्टली आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, बीच में पेमेंट गेटवे कोई भी नहीं आ रहा। अभी जो आप गेम्स बना रहे हैं, बल्कि अभी एक ही गेम पर आप एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग डज इट नॉर्मली टेक टू डेवलप अ गेम? बिकॉज हम स्टार्ट में बात कर रहे थे, वो क्लोन्स बनाना तो बड़ा आसान काम है, एक गेम चल पड़ती है, सही है। ख्वाह वो टेम्पल रन हो, मशहूर होगी, उसका क्लोन शायद उसमें इतना टाइम ना लगे, लेकिन एक गेम को स्क्रैच से बनाना और फिर पीसी के लिए भी बनाना, फिर वीआर के लिए भी बनाना, क्योंकि वो फिर 3D में जा रही है, तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो क्या अंडरलाइंग स्टेजेस होते हैं, फेजेस होते हैं गेम बनाने का, और आपका खुद का कितना टाइम लगा? कितने अरसे से आप ये नाइट्स राइजन की गेम बना रहे हो? ओके, हम लोगों को अभी अराउंड 1 साल हो चुका है डेवलपमेंट में। होता ये, हाउ बिग इज़ योर टीम बाय द वे? वी हैव गॉट 6 पीपल इन आवर टीम, जिसमें के 4 डेवलपर्स हैं, एक सोशल मीडिया के और एक मार्केटिंग का है, और साथ में डेवलपर्स कितने हैं? 3 डेवलपर्स। 3 डेवलपर्स। तो 3 डेवलपर्स इज इनफ फॉर मेकिंग अ गुड गेम? हाँ, स्टूडियोज़ को देखें तो जनरली लाइक हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, लेकिन एक गेम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है पैशन। किसी भी टीम में, आपके पास किसी टीम में भी ना 2-3 बंदे भी हों जो पैशनेट हैं। एग्जांपल देता हूँ, फेसबुक की जब स्टार्टिंग हुआ तो दोज वर लाइक प्रीटी फ्यू पीपल आउट देयर, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके सक्सेस के लिए, वो है क्रिएटिविटी, यूनिकनेस और पैशन। अब मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो लोगों में इंटरेस्ट उस चीज़ का डेवलप नहीं होगा। लेकिन और अगर वो ऑलरेडी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती और वो आप बना रहे हो, यूनिकनेस की वजह से वो हिट हो सकती है। और जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो पैशन टीम का। अगर टीम में पैशन है ना, तो 3 लोग हो सकते हैं लाइक 40-50 के बराबर काम कर ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में जो 3 डेवलपर्स हैं, दे आर डूइंग क्वाइट वेल। अब हमारा गेम को साल हो चुका है और हम अभी बीटा टेस्टिंग में जा चुके हैं। वैसे गेम बेटा टेस्ट में क्या होता है वैसे? होता ये है कि आप गेम को टेस्ट करते हो। क्लोज बीटा टेस्टिंग में आप बीटा टेस्टर हायर करते हो। कहाँ से हायर करते हो? डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारे यहाँ तो इतना ट्रेंड नहीं है बीटा टेस्टिंग का। हम लोग क्या करते हैं, फाइवर या अपवर के थ्रू हायर करते हैं, उनको पेड टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। पहले अल्फा टेस्टिंग होती है। अल्फा टेस्टिंग में आप क्या करते हो? इन हाउस टेस्टिंग करते हो। अगर आपको लगता है ये प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं अच्छे हैं और वो गुड टू गो है, देन आप मूव करोगे क्लोज बीटा टेस्टिंग में। क्लोज बीटा टेस्टिंग में मूव करने के बाद क्या होगा, आप उन लोगों को गेम प्रोवाइड करोगे जो आपके टेस्टर्स हैं, और आप
उनको पे करने के साथ साथ वो आपको फीडबैक बताएंगे क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ अच्छी है। जो बुरी चीज़ होगी आप उसको इन्हांस करेंगे, अगर वो फिर कहेंगे आपको गुड टू गो है, आप गुड टू गो के बाद क्या करोगे, उसको मार्केट में पब्लिक बीटा टेस्टिंग ले आओगे। अब पब्लिक बीटा टेस्टिंग में कौन आते हैं, हम और आप जैसे लोग आ जाते हैं जो कि आम पब्लिक होती है, और जो पब्लिक फिर फीडबैक देती है उसके अकॉर्डिंगली इवॉल्व होकर प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। फिर आप नॉर्मली बेटा टेस्टिंग जो क्लोज सर्कल है वो कितने टाइम पर मुश्तमिल होता है, मतलब कि कितने टाइम के लिए आप वो लोग करते हैं किसी भी गेमिंग की ऐप के लिए, और कितने लोगों पर मुश्तमिल होता है, कितना बेटा टेस्टर्स आपको चाहिए होते हैं टू मेक श्योर कि आपको फीडबैक जो है, अगर एक गलती है तो जाहिर बात है एक बंदा तो फिर नहीं देगा, फिर तो सारे देंगे, तो आप उसको करेक्ट कर लो रादर देन कि किसी एक की बात सुनो, उसने कहा यार कि इसके कलर्स सही नहीं है, तो अगर वो कॉन्स्टेंटली आपको 2, 3, 4, 5 और यूज़र से भी मिलेगा ना, तो यू आर नाउ श्योर कि यार वाकई देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कलर स्कीम। तो कितना ग्रुप होता है बेटा टेस्टर का और कितने टाइम के लिए होता है ये? इट डिपेंड्स ऑन द गेम कि गेम किस नौयत की है, गेम है किस तरह की। ठीक है, अब हमारी गेम है, इट्स अ मल्टीप्लेयर गेम प्लस इट्स अ हॉरर गेम प्लस हमारा क्रिप्टो वाली चीज़ एम्बेड हो रही है, बीच में ब्लॉकचेन आ रही है, तो काफ़ी चीज़ें इकट्ठे से हो रही हैं। तो उसके लिए हमारा जो टाइम है वो इट्स बीन 3 मंथ्स, अभी तक हम उस लूप में चलते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे हम पब्लिक बीटा टेस्टिंग में नहीं जाएंगे। और जो लोग हैं दे आर अराउंड 10 पीपल, ना ज़्यादा कम लोग हैं ना ज़्यादा है, क्योंकि वो बात है ना कि टू मैनी कुक्स फॉर द फूड। ठीक है, तो 10 में से जो मेजोरिटी फीडबैक होता है वो हम उसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल राय भी होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे रेड पसंद है, आपको ब्लू पसंद होगा, तो एक होते हैं इंडिविजुअलनेस जिसमें आप हर एक की अपनी राय है, और एक होता है मेजोरिटी का जो कंसेंसस होता है। जो मेजोरिटी एक चीज़ के बारे में राय देती है हम उसको फॉलो करते हैं, और हम क्या करते हैं फिर उस चीज़ को एम्बेड करते हैं, और हमारा वीकली लूप चलता रहता है। हर वीक बीटा टेस्टिंग होती रहती है, उसकी इंप्रूवमेंट जब तक आती जा रही है हम उसको करते जा रहे हैं। इट माइट टेक 1 more month और सो। नॉर्मली अगर आपकी उसमें भी क्रिप्टो इन्वॉल्व है ना, आपने कहा मल्टीप्लेयर है, तो शुड आई अंडरस्टैंड कि 2 प्लेयर हैं, बिकॉज आपने कहा एक एस्केपर्स हैं जो कि भागना चाहते हैं, एक मॉन्स्टर्स हैं जो कि इन एस्केपर्स को हंट करना चाहते हैं, तो 2 प्लेयर गेम है, राइट? इट्स बेसिकली 2 टीम बेस्ड गेम। तो पर टीम कितने होंगे? 4 बंदे होंगे, 4v4। सही, 4 मॉन्स्टर्स होंगे और 4 एस्केपर्स होंगे। अब हमने क्या किया हुआ है, हर एक मॉन्स्टर के साथ ना एबिलिटीज भी एफिलिएट की हुई है, हर एक प्लेयर के साथ भी है, हर एक प्लेयर का बेटा आ रहा है। फॉर एग्जांपल एक हमारा कैरेक्टर है अडोफो, ठीक है, एक कैरेक्टर है हमाद। बाद में हमने एक मजे का काम किया है, जनरली पाकिस्तानी लोगों को या सब कॉन्टिनेंट के लोगों को नई गेम्स में दिखाया जाता है, क्योंकि हम लोग बनाते ही नहीं गेम्स। हमारा एक कैरेक्टर है हमाद, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान ओरिजिन, तो हमने उसको भी इम्बेड किया हुआ है, और वो बीच में उर्दू के कुछ डायलॉग्स भी बोलते हैं, दैट्स काइंड ऑफ फन। ठीक है, उसकी सारी आइडेंटिटी और फेस वगैरह सारा कुछ हमारे लोगों से मिलता जुलता है। तो हर एक कैरेक्टर के साथ क्या है, उसकी एबिलिटी से एफिलिएटेड है। आप गेम स्टार्ट करोगे, आप उस गेम में जाओगे, आपने कैरेक्टर चूज करना है, इस गेम के लिए मैं कौन सा कैरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। हमाद है फॉर एग्जाम्पल, हमाद की एबिलिटी क्या है, आप वॉल्स बिल्ड कर सकते हो। वॉल्स बिल्ड करेंगे, मॉन्स्टर आपके पीछे आ रहा है तो आप वॉल्स बिल्ड करके साइड से एस्केप कर जाओगे। अडोफो है, अडोफो की एबिलिटी क्या है कि आप मॉन्स्टर आपके पास आता है, आप गेम में एक दफ़ा एक एबिलिटी यूज़ कर सकते हो, आप जिसमें तेज़ भाग जाओगे। इसी तरह एक रिन है, एक करेक्टर है हमारे चाइनीज़ करेक्टर, उसमें ये होता है रिन आप चूज़ करोगे, मॉन्स्टर आता है तो आप इनविजिबल हो जाओगे, मॉन्स्टर आपके पास आया है, मॉन्स्टर आप गायब हो गए, आपको पता ही नहीं है मॉन्स्टर को कहाँ गए। इसी तरह सेम वे मॉन्स्टर की भी एबिलिटीज़ है कि मॉन्स्टर आपको सेंस कर सकता है, कोई मॉन्स्टर डिटेक्ट कर सकता है। तो काइंड ऑफ ये गेम जो है ना स्ट्रेटेजी बेस्ड भी आ गई है कि मैंने किस पॉइंट पे अपनी कौन सी एबिलिटी यूटिलाइज करनी है, और टीम प्ले कैसा होगा। एक टीम है जो कि बॉन्डिंग के साथ टीम प्ले के साथ खेल रही है और एबिलिटी सही यूज़ कर रहे हैं, तो वो गेम जीत सकते हैं। तो इसमें ये है कि एबिलिटीज़ का बहुत मेजर रोल होगा। हमाद की अगर अपनी स्किल भी है वॉल बिल्ड करना और साइड से निकल जाना ना, लेकिन अगर वो अपनी कुछ और स्किल्स लेना चाहता है, सही है, तो जारी बात है फिर उसको NFTs खरीदनी होंगी, राइट? डेफिनेटली। अब बात NFTs के लिए फिर आपकी कोई मार्केट प्लेस होगी जहाँ से लोग वो परचेज करेंगे? अच्छा, 2 चीज़ें, एक हो गई गेम नॉर्मल प्लेयर्स के लिए। अब प्लेयर्स को एक बुरी चीज़ लगती है कि यार मैं बंदा फ्री खेल रहा हूँ और दूसरा बंदा पेड वाला चीज़ें ला के एडवांटेज के साथ जीत के चला गया। ये बड़ा मेजर चीज़ है जो कि गेमिंग की दुनिया में क्वेश्चन राइज होता है। तो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज हम इसको टैकल ऐसे कर रहे हैं कि 2 मोड हैं। एक फ्री गेमर है जिसको NFT से कोई ताल्लुक ही नहीं है और उसको पसंद ही नहीं है ये चीज़, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल गेम मोड में जाएगा। जो लोग NFTs खरीद रहे हैं, तो आपके पास NFT है तो दूसरे के पास भी NFT होगा,
सो इसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट गेमिंग में, अदरवाइज फिर एक बंदे को एडवांटेज दे रहा है, दूसरा बंदा नॉर्मल खेलेगा ही नहीं, कहेगा यार दूसरे बंदे को एडवांटेज है, मैं क्यों उसके खेलूंगा? पास ज्यादा पावर्स है, मेरे पास तो वो बेसिक पावर्स ही हैं जो कि गेम ऑन करते हुए मुझे मिली हैं, जो प्लेयर मैंने सेलेक्ट किया उसकी जो क्वालिटीज़ हैं बस मेरे पास तो वही हैं। लेकिन अदर देन प्लेइंग गेम्स, अगर हम थोड़ी सी बात करें कि अगर किसी को ये गेम भी खेलनी है, सही है, और उसको गेम्स खेलना पसंद भी है, लेकिन एट द सेम टाइम उसका टाइम भी प्रोडक्टिव हो और वो कुछ क्रिप्टोज या कुछ अर्निंग भी कर ले, तो उसको आपने किस तरह इनकॉर्पोरेट किया अपने गेम में? ओके, स्टार्टिंग में आपको करना ही होगा कि आप एक एवाटार या कैरेक्टर हो सकता है, NFT होगा। हमारी गेम NFT में थोड़ा डिस्क्लोज कर देता हूँ भी, तो लाइक कॉन्फिडेंशियल स्टेज है। आपके साथ एक आपको कोई एवाटार होगा या आपके साथ कोई बडी होगा। फॉर एग्जांपल आपके साथ एक रोबोट है, आप जा रहे हो, आपके साथ एक रोबोट है, आपने NFT खरीद लिया। अब आप जाओगे तो हो सकता है NFT जो रोबोट आपके साथ चल रहा है वो आपको कोई एडवांटेज दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो सेंस कर सके एनिमी का है, हो सकता है वो उड़ने लग जाए, आप NFT खरीदा होगा। तो होगा ये कि आप स्टार्टिंग में गेम प्ले करोगे, आपको एक NFT परचेज करना होगा। आपको शुरू में $100 लगाने हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में कोई चीज़ परचेज करनी है एंटर होने के लिए। जिस तरह आप क्रिप्टो की मार्केट में जाते हो, बाइनेंस पे हो, आपने स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट लगानी पड़ती है, उसके बाद आपको रिटर्न होता है, राइट। इसी तरह आप एक NFT खरीदोगे, आपने वो NFT खरीद लिया, आप उस NFT की ब्रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग हो गई, टाइम सर खेलते जाओगे, उसके लेवल अपग्रेड होते जाएंगे। हो सकता है उसकी स्पीड शुरू में कम है, प्लेयर खेलता जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। आप उसको एक तरह से आपका पेट है, आप उसको ग्रूम कर रहे हैं। हम पोकेमोन आपने देखे होंगे, लाइक बचपन में पोकेमोन में आप अपने उसको एनिमल को ट्रेन पोकेमोन को करते रहते हो, वो बड़ा होता रहता है। अब हम सिर्फ ये नहीं दे रहे कि NFT स्टार्टिंग में एक है उसको बेच दो। अब ये यूज़र के स्किल पे भी डिपेंड करता है, उस NFT को ट्रेन करता है, किस लेवल तक लेके जाता है और वो बेचता है। अब इसमें रोल क्या आएगा, प्लेयर का रोल आएगा कि अपने मैं NFT को किस तरह ट्रेन करता हूँ, फिर मैं उसको सेल आउट कर सकता हूँ। अब बंदे देखेंगे, मार्केट प्लेस पर जाएंगे, हमारा अपना मार्केट प्लेस होगा कि यार इस बंदे ने अपने NFT को इस तरह ट्रेन किया हुआ है, इस NFT के पास ये एबिलिटी है, ये बहुत यूनिक है। क्योंकि NFT की बात हुई है ना कि वो चीज़ जो उस बंदे के पास है उसको उस पूरी गेम में या वो चीज़ नहीं नज़र आएगी, तो वो कहेगा आई मस्ट परचेज इट बिकॉज इसकी वैल्यू है। तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, राइट। कोई ये नहीं है कि मैंने आज ले ली NFT $10 की, मुझे वो पसंद आई, वो सुपर पावर उस कैरेक्टर का, वो एवेटार का लेके बस मैं लिया हुआ है और मुझसे कोई लेने आ जाएगा। अनटिल आप उसको प्रॉपर ग्रूम नहीं करोगे, उसकी स्किल को एनहेंस नहीं करोगे, जिस तरह आपने शायद ब्रीडिंग का भी बताया वो नहीं करोगे, तो शायद वो पॉसिबल नहीं हो। वैसे आपका शौक इस तरफ कैसे आया है, गेमिंग की तरफ? व्हाट इज़ लाइक, आई एम जस्ट क्यूरियस, लाइक व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड के आप, और क्योंकि टेक में ये भी फॉल करता है, लेकिन अगर आजकल आप देखें ना तो ज़्यादातर ई-कॉमर्स, डिलीवरी सर्विसेज और मुख्तलिफ फिनटेक के सॉल्यूशंस, स्पेसिफिकली आपने गेमिंग वाली साइड क्यों चुनी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम कॉमर्स इस्लामाबाद। कब ग्रेजुएट हुए थे आप? 2020 में ग्रेजुएट हुआ, 2 साल पहले। जी। व्हेन आई वाज इन ICS आई वाज डूइंग लाइक इंटरमीडिएट। उसमें ये था कि मुझे इंटरेस्ट था कि गेम्स बनती कैसे हैं, ठीक है। आई हैव गॉट फ्यू मेंटर्स बैक देन जिन्होंने मुझे गाइड किया कि ये चीज़ों में आओ, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त क्या ट्रेंड था, वेबसाइट बनाना सीख लो, कंप्यूटर साइंस को समझा क्या जाता था, एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बना ली, वेबसाइट बना ली, दैट्स इट। कोई उनके क्रिएटिविटी वाली साइड पे इंटरेस्ट नहीं थे लोगों के, ठीक है। तो आई वांटेड टू डू समथिंग न्यू, क्योंकि किसी भी फील्ड में ना आपने अगर टॉप रेंज में जाना है तो उसमें क्या करना होगा, आपको कुछ नई चीज़ों पर रिसर्च करनी होगी जो चीज़ें मार्केट में इन नहीं है, ठीक है। तो गेमिंग ऐसी चीज़ थी पाकिस्तान में जो उसको पता ही नहीं था, ठीक है। तो आई डिड सम रिसर्च ऑन यूट्यूब और सारा कुछ मैंने लर्निंग की, सेल्फ लर्निंग की। तो तब से लेके अब तक इट्स बिन लाइक 6.5 ईयर्स। तो उस कुछ अरसे में जो है मैं सीख गया और उसके बाद से मैंने सोच लिया कि आई हैव टू डू फ्रीलांसिंग, ठीक है। फ्रीलांसिंग में यूनिवर्सिटी के स्पेस में करता रहा, तो मेरा माइंडसेट पहले से अलाइन हो गया था कि मैंने कुछ करना है तो कुछ बड़ा करना है। तो बड़ा करने की नीयत से मैंने स्टार्ट लिया था, और जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो आई स्टार्टेड अबाउट के लाइक मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोलूँ और कुछ नया करूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो हर बंदा खोल लेते हैं, लेकिन क्या आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और क्या सोसाइटी में इम्पैक्ट डाल रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। क्योंकि जब तक आप सोसाइटी में अपनी वैल्यू तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक आप उस सोसाइटी में कोई इम्पैक्ट नहीं डालते। लोगों को मेन आजकल नहीं है ये ट्रेंड है ना कि यार इस फील्ड में स्कोप है, तो मैं इस फील्ड में घुस जाता हूँ। स्कोप आप खुद क्रिएट करते हो, किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में स्कोप एग्जिस्ट करता है। मेन चीज़ ये होती है कि आप उस चीज़ में कितना प्रायोरिटाइज करते हो और क्या चीज़ सोसाइटी में प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। करीम ऊबर जब आई, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों के प्रॉब्लम को टारगेट किया, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड किया। तो किसी भी फील्ड में मेरे लिए आजकल जो यंगस्टर हैं उनको यही एडवाइस है कि आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो ये ना देखो इस चीज़ का स्कोप है, आप ये देखो कि आप
किस प्रॉब्लम उस फील्ड में लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे एड्रेस कर सकते हो. जब आप उन लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ना एक इम्पैक्ट विजन बनेगा और आप लोगों की लाइफ इफेक्ट कर सकते हो और डेफिनेटली आपकी भी लाइफ इफेक्ट होंगे. During your graduation years ना at ComStat Islamabad, you were like you mentioned कि आप freelancing projects किया करते थे. वो specifically gaming related हुआ करती थी या क्या वेबसाइट्स होती थी, क्या होती थी जिसने आपको मतलब कि did it play a role कि जहाँ पर आप अभी हो अपनी ज़िंदगी में, like you are managing a team of 10 people who is making this amazing metaverse या VR game जो कि PC पर भी available होगी, अभी बैठा टेस्टिंग भी चल रही है. तो ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन आप जो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, they were mainly like gaming related? अच्छा, मेरे शुरू से ये कॉन्सेप्ट रहा है कि ना आप किसी एक चीज़ के मास्टर बन जो बजाय उसके कि 6 7 चीज़ें करो. सो ड्यूरिंग माई यूनिवर्सिटी मेरा मेन कंसर्न था गेमिंग. ठीक है, सब्जेक्ट्स मेरे पास हो रहे थे, GPA बस लाइक एवरेज आता था. सो पढ़ाकू बच्चे नहीं थे आप? पढ़ाकू नहीं था. लाइक मैट्रिक अगर देखा जाए, मैट्रिक तक तो मेरा ये सिनेरियो था कि मैं पढ़ने वाला था, लेकिन उसके बाद से मेरा माइंडसेट ये बन गया कि एटलीस्ट अगर आपने कंप्यूटर साइंस में आपने सर्वाइव करना है तो आपको GPA के बजाय स्किल्स चाहिए. ठीक है, क्योंकि स्किल्स नहीं होंगे तो आपका GPA किसी काम नहीं आएगा. तो मैं बाकी सब्जेक्ट जितने भी कंप्यूटर साइंस के डिग्री के थे मैं गुजारता गया और मैं साथ साथ किस पे फोकस करता रहा, एक स्किल पे, और वो था मेरा गेम डेवलपमेंट. और जितने प्रोजेक्ट्स भी आपने ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन किए सारे जो थे गेमिंग रिलेटेड, गेमिंग स्पेसिफिक थे. उस वक्त मेटावर्स का तो ट्रेंड नहीं था, लेकिन वर्चुअल रियलिटी एग्जिस्ट करती थी. तो मेरा जो मेन कंसर्न ये था कि वर्चुअल रियलिटी वाली साइड पर रह के गेमिंग में कुछ इम्पैक्ट डाला जाए, क्योंकि उस वक्त मेरे माइंड में था कि नॉर्मल गेमिंग से दुनिया हटेगी, क्योंकि हटना ही था. आप किसी भी साइड पे देख लें, अब टाइम के साथ एवोल्यूशन आता है, उसके नेक्स्ट स्टेज में जाता है. तो गेमिंग की नेक्स्ट स्टेज जो थी PC से हट के कहाँ जानी थी, मोबाइल फ़ोन्स पे आई. मोबाइल फ़ोन्स के बाद अब किस पे आनी है? मोबाइल फ़ोन के बाद डेफिनेटली अब मेटा में आ जानी है. बिल्कुल. हमने वैसे रिवर्स इंजीनियर किया. ये जो आखिर में हमने बात की आपकी एजुकेशन में, ये स्टार्ट में होनी चाहिए थी कि यार आपने कहाँ से पढ़ाई की और क्या शौक थे आपके, कहाँ से ग्रेजुएट किया, लेकिन समहाउ हमने बिल्कुल आखिर में डिस्कस किया. थैंक यू वेरी मच दानियाल, मुझे तो बड़ा मज़ा आया. यकीन करें ये मेटावर्स और NFTs और ब्लॉकचेन और ये वाली चीज़ें जो है ना, आवाम सुनती है ऑनलाइन, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि यार असल में हो क्या रहा है. लेकिन आज हमारी गुफ्तगू हुई है इस पर और मुझे भी बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत कन्फ्यूजन थी, मुझे इसके बारे में इतना इल्म नहीं था. लेकिन थैंक यू वेरी मच कि आप आए और इस चीज़ पर आपने रोशनी डाली. और जितने भी मेरे सवालात थे, और मैं समझता हूँ कि ये ऑडियंस के भी होंगे, उनको भी काफ़ी समझ में आया होगा जिस तरह मुझे समझ में आया. अब जिस तरह मुझे क्लैरिटी मिली है इन दिस होल मेटावर्स एंड NFT एंड व्हाट नॉट, तो ऑडियंस को भी मिली होगी. एंड आई होप यू गाइज एंजॉय दिस पॉडकास्ट. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel and share this video with your friends as well. Thank you.